आप सभी का रियल एक्स पाथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट करण। कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उस कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 देखें फिर इस वीडियो पे आए। अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज या हॉरर वीडियोस सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई। आपको आगे फ्यूचर में बहुत सी और बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बढ़ते हैं कहानी की ओर। तीनों दोस्तों को रास्ता मिल चुका था और वो डरते बचाते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। वो तीनों घर आ चुके थे और सूरज की दादी सूरज का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सूरज को देखा उन्होंने एक सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। तुम बिना बताए क्यों चले जाते हो? मुझे बहुत चिंता होती है तुम्हारी। अगली बार बिना बताए कहीं मत जाना, समझे? दादी ने प्यार भरे अंदाज में डांटा, लेकिन उसमें चिंता और प्यार साफ साफ दिख रहा था। फिर दादी ने कहा, चलो बहुत देर हो चुकी है, खाना खाते हैं। फिर सब ने खाना बिना खाया और आराम से बैठ गए। रात बहुत हो चुकी थी तो सूरज ने ओमकार और प्रतीक से कहा, यार रात काफ़ी हो चुकी है, तुम दोनों क्यों ना यही सो जाओ। अपने घर फ़ोन करो और कहो कि हम सूरज के घर ही ठहर रहे हैं आज रात के लिए। प्लीज़ ऐसा कहो और सो जाओ यहीं। ओमकार और प्रतीक ने अपने घर फ़ोन लगाकर उनके माँ बाप को बता दिया। उनके माँ बाप भी मान गए। फिर तीनों सूरज के कमरे में जाकर सो गए। लेकिन प्रतीक अब तक जंगल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच सोच कर घबरा रहा था। उसने सूरज से कहा, यार मैं अभी तक उस तांत्रिक बाबा के बारे में सोच रहा हूँ। जो कुछ हमने देखा उससे भूलना मुश्किल है। सूरज ने कहा, चुप कर यार, सो जा अब, ज़्यादा मत सोच। ओमकार ने भी कहा, हाँ भाई, ज़्यादा टेंशन मत ले और सो जा। अगली सुबह सूरज की दादी अचानक से बेहोश होकर गिर गई। सब लोग दौड़ते हुए आए और सूरज की दादी के पास पहुंच गए और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की, बाद में कहा, दादी अब सब ठीक है, ये बस थोड़ी सी अशक्त महसूस कर रही थी, इसलिए इन्हें चक्कर आ गई। सूरज की दादी को 48 घंटे के लिए एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें एडमिट होना पड़ेगा। सूरज, ओमकार और प्रतीक वहाँ बैठ बैठ कर बोर हो चुके थे। सूरज ने कहा, चलो बाहर टहल के आते हैं। तीनों बाहर टहलने के लिए चले गए। सूरज को याद आया कि उसका फ़ोन तो अंदर रूम में ही रह गया है। फिर सूरज फिर से गया अपना फ़ोन लाने के लिए। जब सूरज अपना फ़ोन लाने के लिए गया तो वो दरवाजे के पास ही रुक गया। वो सुन रहा था कि उसके दादा जो है वो किसी तांत्रिक बाबा के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने दादी से कहा कि ये सब जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये उस तांत्रिक बाबा का तो किया करा नहीं है ना। सूरज शॉक हो गया और सोचने लगा कि दादा उन तांत्रिक बाबाओं के बारे में कैसे जानते हैं। फिर उसके दादा कहते हैं उसकी दादी को 15 साल पहले जो हुआ था कहीं वो फिर से तो नहीं होने वाला ना। सूरज के दादा बहुत डर गए थे और डरते डरते उन्होंने दादी से ये कहा था। सूरज की दादी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता
ये सब फिर से होगा। फिर ये कहकर दोनों शांत हो गए। फिर सूरज आया और उसका फ़ोन लिया और उसकी दादी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। सूरज ने कहा मैं मेरा फ़ोन भूल गया था। और फिर सूरज अपना फ़ोन लेके बाहर आ गया। सूरज सोच में पड़ चुका था कि उसके दादा उन तांत्रिक बाबाओं के बारे में कैसे जानते थे और 15 साल पहले क्या हुआ था। उसका दिमाग घूम चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या कनेक्शन है तुम दोनों में। सूरज ने ये बात ओमकार और प्रतीक को बताई। ओमकार ने कहा ये बात काफ़ी अजीब है। तुम्हारे दादा दादी को उन तांत्रिक बाबाओं के बारे में कैसे पता। सूरज ने कहा मुझे यह राज समझना होगा। सूरज ने हिम्मत से और डरते हुए कहा कि हमें फिर से वहाँ जाना पड़ेगा और इस राज का पता करना पड़ेगा। ओमकार जो उन दोनों से उम्र में बड़ा था, उसने कहा कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम इस राज का खुलासा करने के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे, पर हमें प्लान करके जाना पड़ेगा, नहीं तो हम बुरा फंस सकते हैं। सूरज ने कहा ठीक है, हम कल रात को यहाँ से जाएंगे और वैसे भी दादा दादी अस्पताल में ही रुकने वाले हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि हम घर पर ही सो रहे हैं और फिर जंगल उस राज का पता करने वहाँ निकल पड़ेंगे। फिर तीनों दोस्त अगली रात लगभग 10 बजे फुल प्लानिंग के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल भयानक लग रहा था। जंगल इतना घना था कि कोई भी देखकर डर ही जाता, और वो भी रात का समय। तीनों दोस्त आगे बढ़ते जा रहे थे। वो जंगल के बहुत अंदर जा चुके थे और फिर तीनों को वो घर दिखाई देता है जहाँ पर वो तांत्रिक बाबा रहते थे। ओमकार ने कहा मैं पहले आगे जाऊंगा और खिड़की से अंदर देखूंगा कि वो तांत्रिक बाबा वहाँ है या नहीं, और फिर तीनों मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर जाएंगे। फिर ओमकार धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते खिड़की के पास पहुंच गया। उसने अंदर झांक कर देखा तो वो तांत्रिक बाबा काला जादू कर रहे थे। फिर ओमकार ने इशारे से उन दोनों को कहा कि आगे बढ़ो। फिर तीनों दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गए। सूरज ने जोर से चिल्लाकर कहा तुम कौन हो और मेरे दादी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम उनके ऊपर कोई काला जादू कर रहे हो? सूरज बहुत चिल्ला रहा था। बाबा ने गुस्से में पूछा तुम तीनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और दरवाज़ा तोड़ने की? मैं तुम्हें यही मार दूंगा। बाबा एक लकड़ी उठाकर सूरज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ओमकार बीच में आ गया और उसने वो वार अपने ऊपर ले लिया और ओमकार ने बाबा को भी धक्का देकर वहाँ गिरा दिया और खुद भी गिर गया। जो दूसरे बाबा थे वो भी सूरज की ओर बढ़ने लगे। सूरज ने वहाँ पड़ी हुई एक लाठी उठाई और उन्हें मारने की धमकी दी। मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, ये सूरज ने कहा। तभी वो बाबा हंसने लगा। तुम उस औरत के पोते हो ना? ये उस बाबा का सवाल था। वो बाबा कह रहा था कि तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था? और फिर जोर जोर से हंसने लगा। सूरज हैरान होकर बोला तुम मेरे माँ बाप के बारे में कैसे जानते हो? बाबा ने हंसकर कहा
15 साल पहले मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को मारा था। सूरज ये सुनकर दंग रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या करे। बाबा ने कहा, अब तुम्हारे दादा दादी की बारी है। तुम सबको खत्म करके मैं अपना बदला लूंगा। सूरज ने रोते हुए कहा और गुस्से से कहा कि तुमने उन्हें क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उस बाबा ने फिर से हंसते हुए कहा, अब पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उस बाबा ने कहा, लगभग 15 साल पहले मैं उस गांव में आया था अपनी बीवी के साथ, और मुझे 1 एकड़ जमीन चाहिए थी। मुझे जमीन बेचने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि पराया जो था। एक दिन मैं टहलते टहलते कुछ ज़मीनों के पास चला गया था, मतलब गांव से थोड़ा दूर जहाँ खेती बाड़ी होती थी, और वहाँ मैंने एक ज़मीन देखी। वो ज़मीन ऐसी थी कि उस ज़मीन पर 100-150 सालों तक अनाज उगाकर खाया जा सकता था। वो ज़मीन में देखकर इतना प्रसन्न हो गया कि मैंने ठान लिया था कि मुझे वही ज़मीन चाहिए, और मैं कैसे भी करके उसे पाना चाहता था। और वो ज़मीन तुम्हारे बाप की थी। मुझे वो ज़मीन किसी भी हालात में चाहिए थी। एक दिन मैंने तुम्हारे बाप से जाकर कहा कि मुझे आपकी ज़मीन खरीदनी है, बताओ कितने पैसे लोगे मेरे से? तेरे बाप ने कहा कि हमें ये ज़मीन बेचनी नहीं है, और हमने ये ज़मीन बेचने के लिए नहीं रखी है। हमारे बाप दादाओं की ये ज़मीन है, और हम इस ज़मीन की देखभाल करते हैं और इस ज़मीन पे अनाज उगाते हैं, और इसी से हमारा घर चलता है। जो तांत्रिक बाबा था ना, वो बाबा बहुत ही साइको था। उस बाबा का रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। वो बाबा पहले जिस गांव में रहता था, उस गांव में उसने बहुत से कांड कर रखे थे। इसलिए वो उस गांव को छोड़कर सूरज के गांव आ गया था रहने के लिए। उस बाबा को वो ज़मीन किसी भी हालत में चाहिए थी। उसने फर्जी कागजात बनाकर और उस पे फर्जी साइन की, और वो ज़मीन अपने नाम करने की कोशिश की, लेकिन उसका भांडा फूट गया। सूरज के पिताजी ने पुलिस में कंप्लेंट की और सच सामने आ गया। पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसकी बीवी अब लाचार हो चुकी थी। उसे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पति तो जेल में चला गया था, और ज़मीन भी उनके पास नहीं थी, और वो गांव में भी बहुत नए थे। कोई उन्हें काम भी नहीं दे रहा था। उसके पति ने जो फ्रॉड किया था, उसके चक्कर में उसे भी कोई काम नहीं दे रहा था, और कोई बात भी नहीं कर रहा था। बहुत ही इज्जत जा चुकी थी उन दोनों की उस गांव में। उसकी पत्नी को एक दिन किसी ने बहुत आनाप शनाप बोल दिया, किसी औरतों ने। उसकी पत्नी उससे गुस्से में घर आई, और उसने सोचा कि मुझे अब जीना ही नहीं है। उसने फांसी लगाई और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो बहुत परेशान हो चुकी थी उसके पति से, क्योंकि उसके पति ने पहले भी गांव में बहुत सारे कांड कर रखे थे, और वो पहले से ही बहुत तंग थी। इसलिए उसने खुद को समाप्त करने का सोचा, और उसने फांसी ले ली। उसके बीवी का अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ही किया, और उस बाबा को खबर लग चुकी थी कि उसकी बीवी अब नहीं रही, और उसका अंतिम संस्कार जो है वो भी पुलिस वालों ने कर लिया है। उसे एक बार देखने का भी मौका नहीं मिला। वो गुस्से से टहल उठा। उसने ठान लिया था कि उसे अब बदला लेना है। उस बाबा को 2 महीने बाद उस गांव से तड़ी पार कर दिया गया। फिर बाद में उस बाबा ने
एक और तांत्रिक के साथ जो उसका मित्र था, उसके साथ उसने काला जादू करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो सीखता गया, वो बदले की आग में पागल हो चुका था। उसे कैसे भी करके बदला लेना था। उसने काला जादू सीखा और उसने सूरज के माँ बाप के ऊपर वो जादू किया। सूरज के माँ बाप जो गांव थे, उन्हें अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी और वो दोनों वही तड़प तड़प कर मर गए। सूरज के दादा दादी भी वही थे। उन्होंने अपनी आंखों से उसके बेटे और बहू को मरते हुए देखा था। उन्हें अस्पताल लेने से पहले ही वो मर चुके थे। बहुत ही दुखद घटना हुई। और फिर वो दोनों बाबा बाहर काम धंधा ढूंढने के लिए चले गए। फिर अब वो 15 साल बाद वापस लौट आए थे और अब कहानी प्रेजेंट में चलेगी। फिर वो बाबा सब कुछ बताने के बाद रुक गया और सूरज उससे पूछने लगा कि क्या बिगाड़ा था मेरे माँ बाप ने तुम्हारा, क्यों उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दे दी। ऐसा कहते ही पीछे से एक बाबा जो नीचे जमीन पर गिरा था वो उठा और सूरज और प्रतीक को दोनों को ऐसे पकड़ लिया, और दूसरा बाबा भी आया और उन्होंने भी उन दोनों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को बांध दिया। ओमकार जो नीचे गिरा पड़ा था उसे भी उठाया और उसे भी बांध दिया। अचानक से ये सब हो गया। तीनों बंधे हुए थे। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तीनों बहुत ही बुरी हालात में फंस गए थे। वो दोनों बाबा उनके सामने हंस रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि अब तुम्हारी मौत पक्की है। वो तीनों बेसहारा लग रहे थे। लेकिन तभी बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों तांत्रिक बाबा ये सुनकर हैरान हो गए। और फिर तभी और एक आवाज आई कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। हाँ, वहां पुलिस आ चुकी थी। पता नहीं कैसे, लेकिन वहां पर पुलिस आ चुकी थी और वो बाबा ये देखकर दंग रह गया था। वो दोनों बाबा घबरा गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने गन दिखाते हुए कमरे के अंदर आ गए और दोनों बाबा से कहा कि हाथ ऊपर करे और नीचे बैठ जाए। पुलिस वालों ने उन तीनों को छोड़ा जो रस्सी से बंधे हुए थे और उन्हें सही सलामत उस कमरे के बाहर लाया और उन दोनों बाबाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतीक, ओमकार और सूरज तीनों पुलिस वालों का शुक्रिया अदा कर रहे थे और पुलिस वालों ने उन्हें सही सलामत उनके गांव पहुंचा दिया था। पुलिस वालों को उनका खूनी भी मिल चुका था, जो बाबा था जिसने 15 साल पहले सूरज के माँ बाप को मार दिया था। दोनों को उम्र कैद जेल हो गई। सूरज, ओमकार और प्रति घर पहुंच चुके थे। सूरज के मन में एक ही डाउट था कि वहां पुलिस आ कैसे गई। हालांकि ये अच्छी बात थी, लेकिन उसके मन में ये डाउट था। उसने ओमकार और प्रतीक से कहा कि वहां पुलिस कैसे आई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वहां पुलिस नहीं आती तो हमारा क्या होता। तभी ओमकार मुस्कुराते हुए कहा और हंसते हुए कहा, जब वो बाबा मेरे सामने आया था तो मैंने उसे धकेल दिया था और उसने मुझे धकेल दिया था। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मैंने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और 100 नंबर डायल किया। मैंने तुरंत पुलिस वालों से कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है। मैंने उन्हें अपनी लोकेशन भी बताई और तुरंत फ़ोन कट कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और इसलिए वहाँ पुलिस आ गई थी और इसीलिए पुलिस वहाँ टाइम पे आ गई थी। सूरज ने ओमकार को गुस्से से देखा और फिर हंसने लगा। उन दोनों ने प्यार से ओमकार का शुक्रिया अदा किया
उन दोनों बाबाओं को उम्र कैद की सज़ा मिल गई और सूरज के माँ बाप को भी इंसाफ मिल गया था। दोस्तों, ये थी सूरज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यू वीडियो जल्द ही आएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी बताते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।